बात करें अपन, कुछ कारण आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब कारणों के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल भी समझा रहा हूं कि क्या कैसे है, लेकिन जो ध्यान में रखना है, एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव होता है, एग्जाम के अनुसार जो चीजें ध्यान में रखनी है वो ऐसे ही ध्यान रखनी है। जैसे कि एक आप लोगों को पता है डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, स्कूल टाइम से अपन पढ़ते आए हैं लॉर्ड डलहौजी की नीतियां। मैं लॉर्ड डलहौजी के दो पक्ष देखता हूं, अच्छा भी देखता हूं, बुरा भी देखता हूं। बुरा पक्ष यह है कि उसने कुछ रियासतों के साथ में बहुत बुरा किया, जैसे कि गोद निषेध प्रथा को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे बोलते हैं, उसको यूज करके झांसी को हड़प लिया, सतारा को हड़प लिया, और बहुत सारी जो है गोद निषेध प्रथा की तहत जो है हड़प ली गई थी। सजस बहुझाना ऐसे ट्रिक है पूरी, जो मैंने राष्ट्रीय लेवल की क्रांति पढ़ाता हूं तो बताता भी हूं। अभी आप लोगों के वो काम की नहीं है क्योंकि राजस्थान की क्रांति पढ़ रहे हैं। और हड़प नीति के अलावा कुशासन का आरोप लगा के भी हड़प लेता था ये, जैसे अवध को हड़प लिया, नानाजी की पेंशन बंद कर दी थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर इसकी नीतियां गलत थी। अच्छी चीजों में क्या है, अच्छी चीजों में इसके अंदर यह है कि इसने विकास के कार्य भी किए, अपने जो है रेल की पटरियां बिछाई है, डाक सेवा को दुरुस्त किया, बहुत सारे ऐसे काम है जो आज आधुनिक रूप में भी भारत के विकास के लिए एक यदि देखें अपन तो पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। लेकिन 1857 की क्रांति और उसमें फर्क है। अब वहां पे जो है ना, ये लॉर्ड डलहौजी की नीतियां उस समय तत्कालीन रियासतों को और शासकों को और जनता को बहुत ही बुरी और भेदभावपूर्ण लगी, क्योंकि देखो जहां पे अपना शासन चल रहा है वहां गोद निषेध प्रथा सभी जानते हो आप, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से भी लिखा मिलेगा आप लोगों को, तो जैसे भी लिखा मिले आप जो है सही करके आओगे, ठीक है। आने वाले टाइम आप लोगों को क्या कर रहा है एग्जामिनर, हिंदी वालों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके दे रहा है, और नयो प्रश्न नयो प्रश्न, अरे क्यों नयो कौन है। तो इस नीति के तहत यानी कि सीधी सट बात है कि पहले क्या राजा महाराजाओं के जैसे किसी के कोई संतान नहीं है तो वो क्या करते, गोद ले लेते किसी बच्चे को और उसको उत्तराधिकारी बना देते थे, ये राजा हो गया। अब इसने जो है इस नीति पे रोक लगा दी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा में भी 3 अलग अलग मतलब प्रावधान थे। तो मतलब इनके आने से पहले जिनके बच्चे नहीं थे, फिर जिन्होंने गोद लिए, जो अलग बहुत डिटेल हो जाएगी। तो अभी आप इतना ध्यान रखें, गोद निषेध प्रथा क्या है, जिसके राजा के बच्चे नहीं है वो गोद नहीं ले सकते, वो राज्य हड़प लेगा अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज हड़प लेंगे। तो सीधी सट विरोध करने का कारण बन गयो। कुशासन का आरोप लगा के क्या आप लोगों को शासन करते नहीं आता, शासन करना नहीं आता है, तो इनका शासन हम चलाएंगे। तो अंग्रेजों ने आने पहला के काका जी चलाता गए, सदियों पुराना इतिहास रहा है भारत का। तो लेकिन हड़पना कैसे है, हड़प नीति कहा जाता था इसको, तो इसने ये भी आरोप लगाए अवध को हड़पा है इस तरीके से। तो ये कारण रहे हैं। फिर देखो आर्थिक कारण रहे हैं। आर्थिक कारण के अंदर यदि अपन देखें तो अंग्रेजों को हित पहुंचाना, भारत के जो कच्चा सामान है इसको इंग्लैंड ले जाके जो है बेचना महंगे भावों में, और यहां से सस्ता खरीदना, यहां के जो है कारीगरी को यूज करके खुद धन ऐंठना, और यहां के कारीगरों को कुछ भी नहीं मिलना। काफी सारे आर्थिक कारण थे जिससे जनता बहुत त्रस्त थी। जनता को जो है उनका यहाँ की जनता का तो शोषण किया जा रहा था, यहाँ की जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा था, उल्टी बेगारी करनी थी, काम करना ही था, और नहीं करते तो मारपीट करते, अत्याचार किए जाते थे। धार्मिक कारण में भी आ जाते थे, जैसे कि भारत के लोग जो है इनको, भारत के लोगों को ईसाई मिशनरियों द्वारा बहुत ज्यादा मतलब प्रताड़ित करके और धर्म परिवर्तन करवाना, और ऐसे कई सारे काम किए गए जिनसे जो है धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा। सैनिक असंतोष आ जाते हैं जिसके अंदर सैनिकों के अंदर बहुत भेदभाव किया जाता था। एक अंग्रेज सैनिक की भी तनख्वाह उस समय भारतीय अधिकारी से अधिक होती थी, और बहुत ज्यादा इनमें भेदभाव और अत्याचार किए जाते थे। और समुद्र यात्रा जो है यदि देखा जाए तो हिंदुओं में और मुस्लिमों में दोनों में उस समय जो है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वर्जित बताई गई थी, और समुद्र पार इनको भेजा जा रहा था। तो कई सारे ऐसे कारण थे जिनसे जनता जो है कुंठित सी हो गई थी। लेकिन ये सारे कारण जो है बहुत लंबे समय से परेशान कर रहे थे। लेकिन भैया एक मतलब एक द्वार चाहिए विस्फोट के लिए, है ना। ज्वालामुखी के अंदर देखोगे आप तो बहुत लावा होता है नीचे, लेकिन फूटता किसी एक जगह से एक वॉल्व चाहिए होता है। वैसे ही उस द्वार का कार्य किया तत्कालिक कारण ने। क्या तत्कालिक कारण? अब तत्कालिक कारण क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। क्या थे? चर्बी वाले
कारतूस। और ये किसके अंदर लगे होते थे? ये लगे होते थे एनफील्ड राइफल के अंदर। एनफील्ड राइफल जो उस समय नई नई आई थी, एनफील्ड राइफल। और इससे पहले जो चलती थी ब्राउन बेस चलती थी, जो बढ़िया नली खोल और नली बारूद अंदर गाल और भी करता नहीं, वही है, हाथ से जो है उसका कारतूस फाड़ के बारूद डाल के कर लेते थे। अब क्या चर्बी वाले कारतूस आ गए, तो इनको मुंह से तोड़ना पड़ता था, हाथ से नहीं टूटते थे। अब कई जना मतलब ऑफलाइन क्लास में कह दिया करेगा सोरा के गुरुजी बेटे कैचियों काट देता था। अरे काका जी बट कैचियों काटने बैठता जितने तो गोली नहीं हाथ लग जाती। हाँ तो हाथ का काम होता है, युद्ध करना आपके और मेरे जैसों के बस की बात नहीं है। जो युद्ध किए हैं उनको ही पता होता है कि त्वरित एक्शन लेना होता है। अरे घर बैठा दिमाग लगाओ नहीं, एआई वाला दिमाग है ये सब। एआई ने भी बुद्धि हरण कर ली है कईयों की, है ना। एआई आने वाले समय में भाई साहब जॉब तो लोगों की खाई जाएगा। मुझे तो सामने दिख रहा है कि लोगों की सोचने समझने की बुद्धि भी खा जाएगा। जितना दिमाग अपना काम कर रहा है ना, आने वाले 10 साल बाद की जनरेशन देखना आप, 10 साल बाद लोगों को देखना दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, आश्रित हो जाएंगे पूरी तरीके से मशीनों पे, एआई पे। ये आज कह रहा हूं मैं, आज के 10 साल बाद में आप इस वीडियो को उठा के देख लेना कि गुरुजी आपको 10 साल पहले की बात कैसे पता चली, देख लेना आप। आने वाला समय मुझे सामने दिख रहा है। तो मुझे जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा एआई को यूज करें, जितना यूज करना चाहिए उतना करें, लेकिन आदी मत होना, उसके ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंड मत होना कि एआई को बोल दिया ये नोट्स बना दे, मत करना। आप खुद अपने हाथों से बनाओ। जितना मतलब आदी नहीं होना है, यूज करना है, उसकी एफिशिएंसी का प्रयोग करें, आप उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें जितना करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज में ही उसका यूज कर रहे हैं, तो समझ लो आपके सोचने समझने की शक्ति वहीं पे आप खुद जो है खत्म कर रहे हो। आने वाले समय में ये दिमाग आपका काम करना ही नहीं है, बंद हो जाएगा दिमाग चलने। ठीक है, तो सोच समझ के जितना जरूरत है उतना यूज करें, अधिक नहीं, अति सर्वत्र वर्जित है, यही नहीं की ओर है। ठीक है, देखो चर्बी वाले कारतूस यहां चल रहा था मैं, एनफील्ड राइफल ब्राउन ब्रेस की जगह जो है एनफील्ड राइफल। तो अब उस समय जो है एक अफवाह फैल गई कि इसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी है। हालांकि ये चीज बाद में जो है जांच में सही भी पाई गई कि ये थी। तो इसमें क्या है कि मुस्लिम धर्म के जो सैनिक थे उनमें सुअर का मांस वर्जित होता है, बुरा माना जाता है, और हिंदुओं में गाय का मांस। तो दोनों ही संप्रदाय के सैनिक भड़क गए। क्रांति के विस्फोट हुआ मंगल पांडे वाली घटना से। ठीक है, लेकिन क्रांति जो है बाद में शुरू होती है। क्रांति जो है बाद में शुरू होती है, 10 मई बैरकपुर की छावनी से होती है। तो ये मैंने क्या बताया, ये आपको बेस बताया है कि भाई 1857 की क्रांति के पीछे भैया ये बेस है, ये कारण है इसके, और कारण को ऐसे ही ध्यान में रखना है। डिटेल आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बोलकर सुना दिया है इसको डिटेल को नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा, आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी आप लोगों को बेस पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट की इसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। अब देखो क्रांति के समय कुछ चीजें भारत से रिलेटेड और कुछ इंडिया से रिलेटेड जो आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सब पहली बात देखो, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? क्या गुरुजी क्रांति हटे हुई ब्रिटेन की महारानी के काम? अरे ब्रिटेन की महारानी के आदेश पे तो अंग्रेज यहां पे आए थे, हैं? व्यापारी बन के आए थे, शासक बन के रह रहे थे। तो ब्रिटेन की महारानी उस समय थी विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया थी, ये याद रखना। ब्रिटेन के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लॉर्ड पार्मिस्टर। अब ये लॉर्ड होता है ना, लॉर्ड साहब कहते थे उस समय। लॉर्ड मतलब क्या होता है? भगवान। ये कहते हैं हमें भगवान कहो, लॉर्ड कहो, तो कहने लग गया लॉर्ड। ठीक है, लॉर्ड साहब। और आजकल बिगड़ी उड़ी जी का औलाद हो, यानी बिन बिन माँ बाप घरला बढ़ा के ओ देखो लाड साहब बनी उड़ो, यानी कि लाड साहब अपा होंगे के लाड घणो लडावा, देखो लाड करण वाला लाड साहब। हाँ इस तरीके को कहता कि लाड साहब बनी उड़ा, देखो है कि आने आने कहता लाड साहब है। ये ध्यान रखने की चीज है। भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसे दयालु गवर्नर जनरल के नाम से भी जानते थे। कारण है कि 1857 की क्रांति में कई सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, तो बाद में इसने रिहा कर दिया था। 1858 का चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद में रिहा कर दिया था, तो इसे दयालु गवर्नर जनरल भी कहते हैं। भारत की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है?
नेतृत्व किया नहीं, नेतृत्व करवाया गया है क्रांतिकारियों द्वारा। किससे? बहादुर शाह जफर से, बहादुर शाह जफर से। अब देखो जो जो मैं शब्द कह रहा हूं ना कि किया नहीं करवाया गया, ये सारे जो है 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में जब पढ़ाई है मैंने, उसमें पूरी डिटेल बता रखी है कि बहादुर शाह जफर साहब तो बढ़िया आराम, जो लाल किले में आराम करता, क्रांतिकारी पहुंच गया कि आडो खटखटा सुबह, अरे यार इतनी जल्दी कौन आया? क्या क्रांतिकारी? क्या नेतृत्व करो सीधो? अरे मैं नेतृत्व, अरे करना है क्रांतिकारी, क्या करना है? नो इफ नो बट ओनली यस। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय सेनापतित्व किसे दिया गया? इनके ही सेनापति था, बख्त खां को दिया गया। किसको दिया? बख्त खां को दिया। क्रांति की योजना कहां बढ़ाई? अब यहां बढ़ाते तो अंग्रेजों को पता चल जाता, तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के वहीं पे बनाई योजना, लंदन में बनाई है भाई। अब जब कोई चीज छुपानी हो और तो ऐसी जगह छुपाओ जो मतलब चोर के घर में ही, मतलब पुलिस के घर में ही छुपा दी वो चीज तो मिलेगी, मतलब वो खुद के घर में ढूंढेगा ही नहीं, चोर के घर में तो ढूंढेगा। तो इस तरीके से इन्होंने योजना वही बनाई। योजना कहां बनाई है? लंदन में। किसे भेजा? अजीमुल्ला और राणोजी बापू, इनको भेजकर जो है क्रांति की योजना बनाई गई। क्रांति की सुनियोजित तिथि क्या थी? क्रांति की सुनियोजित तिथि है ना बेटा, यह थी 31 मई 1857। क्रांति होनी थी इस दिन, एग्जाम होना है इस दिन, लेकिन आप लोगों को पता है कि 31 मई के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। इस दिन हमारा जो है एग्जाम होगा गवर्नमेंट जॉब का, और हम जो है एग्जाम देकर सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन अचानक आपको 10 मई के दिन कह दिया जाता है कि आज ही एग्जाम है, जितने बच्चे आ रहे हो आ जाओ, नहीं तो की कौन। तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। 1857 की क्रांति का विफल होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि सुनियोजित तिथि से पहले ही क्रांति का विस्फोट हो गया। तैयारियां सारी 31 मई के हिसाब से की हुई थी, 10 मई को क्रांति का विस्फोट हो गया, तो फिर सीधी सी बात। इनके अलावा बस बाकी जो है राजा महाराजा, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग और साथ कौन दिया क्रांतिकारियों को, तो सक्सेस हुआ क्या। क्रांति प्रारंभ की तिथि कौन सी है? 10 मई 1857, यहां पे क्रांति शुरू हो जाती है। राजस्थान का एजीजी कौन था भैया? एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये देखो गवर्नर जनरल है, लॉर्ड कैनिंग कौन है? गवर्नर जनरल है। इसके एजेंट रहा करते थे हर स्टेट में, हर रियासत में अलग अलग एजेंट होते थे, यानी कि राजपुताना एक जैसे यूनिट हो गई। यहां पे यहां का जो है राजपुताना का एजेंट बना दिया। किसे बना दिया? एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का एक एजेंट एजीजी नियुक्त कर दिया। जैसे कि सबसे पहला राजस्थान का जो एजेंट था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो लॉकेट था, और इस समय जो था वो पैट्रिक लॉरेंस था। तो राजस्थान का एजीजी इस समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है। एजीजी का मुख्यालय, तो मुख्यालय पहले जो बनाया गया वो अजमेर में था, बाद में जो है 1845 में माउंट आबू में भी मुख्यालय बना दिया गया था, या माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया। शीतकालीन, जैसे कि राज्यपाल का आज भी अब देखोगे राजभवन शीतकालीन कार्य काम कहां होता है? माउंट आबू के अंदर। हाँ, शीतकालीन क्या है? ग्रीष्मकालीन। ठीक है, क्योंकि वहां ठंडक रहती है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये हुई है नसीराबाद से। कहां से हुई है? नसीराबाद से हुई है। और तारीख पूछ ले तो ध्यान रखना 28 मई 1857, यानी कि तकरीबन अपन जो है सुनियोजित तिथि के आसपास ही क्रांति की शुरुआत किए हैं। राजस्थान वाले जो है जो सुनियोजित तिथि थी उसके आसपास ही क्रांति की शुरुआत किए हैं, यानी कि अपा फॉलो बढ़िया करता है रूल्स ने, है ना। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र, वैसे तो देखो 6 छावनियां थी, लेकिन उनमें से भी ब्यावर और खैरवाड़ा ने साथ नहीं दिया। 4 छावनियों में विद्रोह हुआ है, लेकिन क्रांति के केंद्र जो रहे ना वो इन छावनियों के अलावा रहे हैं। एक तो रहा है आप लोगों के आउवा, मुख्य जो क्रांति की छावनियां नहीं होने के बावजूद जहां पे बहुत बढ़िया तरीके से क्रांति हुई, एक तो आउवा और एक कोटा। बहुत सुनियोजित तरीके से यहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से क्रांति होती है। राजस्थान में क्रांति के समय छावनियां कितनी थी ये भी पूछते हैं, तो 6 छावनियां थी। कितनी थी? 6 छावनियां थी बेटा जी। ठीक है, वो भी ध्यान रखियो। ये चीजें देखो सगली की सगली थाने याद करनी है, सारी की सारी चीजें याद होनी चाहिए। ये सभी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि बेस जब तक किसी भी टॉपिक का क्लियर नहीं है आप लोग आगे तीर नहीं मार सकते। ठीक है,
लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे।